नमस्कार सर, नाइस न्यूज देख रहे हैं आप। और आज की एक बड़ी खबर जो कल का पूरा दिन वो उसकी चर्चा होती रही और आज भी उसकी उम्मीद है कि उस खबर पे कुछ असर होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और उसके साथ ही किसानों की जो मांग है वो सरकार से लगातार बैठक कर रहे हैं। जो कल हरियाणा सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक हुई उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और जिस तरह से मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से बैठकें हुई हैं और बेमतलब का नतीजा निकले, जैसे पिछली बार केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की 11 बार की मीटिंग हुई और उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। आखिर में सरकार को बिल वापस लेनी पड़े। जी जी उज्जवल, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर 4 घंटे की बैठक चली है तो उस 4 घंटे की बैठक का कोई हल नहीं निकला, जिसकी वजह से जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसको किसी भी तरीके का फायदा जी नहीं हुआ। जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान नेता है चडुनी जी, उन्होंने बाहर निकल करके ये दावा किया कि जो सरकार के साथ जी बातचीत रही है वो बिल्कुल विफल रही है। दूसरी चीज, रात में बैठक का कोई मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब बनता है। रात में बैठक इसलिए की जाती है कि जिससे मीडिया में ज्यादा से ज्यादा खबरें ना फैल पाए। और अगर जी मैं मनोहर लाल खट्टर की बात करूं तो उन्होंने रात का समय चुना। इसके लिए मतलब उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि रात का वक्त किसी किसान आंदोलन जो पिछले 365 दिनों से लगातार चलता हुआ आ रहा है और 365 दिन से भी ज्यादा, जी तो आप उसके लिए आप रात का समय चुनते हैं क्योंकि सिर्फ मैं मीडिया में जो खबरें हैं वो पूरे तरीके से ना फैल पाए। लेकिन उनके मुताबिक ऐसी चीजें नहीं हुई। सरकार से बातचीत जो है किसान मोर्चा की वो विफल रही है और जी सुबह तक ये सारी मीडिया में खबर आ चुकी है कि सरकार ने अलग तर्क दिए हैं और जो जी किसानों की मांग थी किसान मोर्चा की, उससे सरकार संतुष्ट नहीं थी और वो मांगे पूरी करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। किसानों की कई तरह की मांग थी, जैसे कुछ मुद्दों पर कर्ज माफी अगर देखी जाए, कर्ज माफी का मामला था, जो किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए उनका जी मामला था। 250 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 5,000 से ज्यादा किसानों को नामजद किया गया है। इसकी मांग थी संयुक्त किसान की कि वो पूरे तरीके से जितने भी किसानों को नामजद किया गया इन मुकदमों में उनको दूर बाहर किया जाए और ये सभी मुकदमे वापस लिए जाए। दूसरी चीज, जी एक जगह की मांग करी थी संयुक्त किसान मोर्चा ने कि जितने भी किसानों की जो शहीद हुए किसान आंदोलन के दौरान, तो उनको एक शहीद स्मारक के लिए एक जगह दी जाए। लेकिन सरकार ने अपने अलग अलग तर्क दिए, जी जिसकी वजह से जो पूरी बातचीत थी एक संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा सरकार के बीच में पूरे तरीके से विफल रही है। बेशक विशाल, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि किसान संगठनों की तरफ से 4 मांगे रखी गई थी। उस 4 मांगों में पहली मांग जो थी कि सारे दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाएं। सरकार ने तर्क दिया कि सबसे पहले आप हमें एक ही बार के पहले मोर्चे की बैठक में आंदोलन को वापस लेने की पहले शर्त हमारी पूरी करें, उसके साथ हम मुकदमे वापस ले लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को डर है कि अगर ये आंदोलन वापस ना हुआ या सरकार समझती है कि किसानों ने दोहरा रवैया अपना लिया तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। लेकिन एक चीज विशाल मुझे नहीं समझ आई, जिस तरह से जब किसानों ने ये तर्क दिया कि सभी मारे गए किसानों के परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाए और उसमें सरकार ने ये तर्क देकर के इस बात को खारिज कर दिया कि जिन 75 किसानों की हरियाणा में 75 किसानों की मौत हुई है उनमें से 98% तो बुजुर्ग ही थे, तो ऐसे लोगों को नौकरी देने का क्या फायदा। मतलब ये सरकार का कैसा तर्क है, दोहरा तर्क, इसको बेबुनियादी तरीके से इस चीज को रखा है। देखिए, जो लगातार अगर मैं केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की बात करूं तो लगातार जी बीजेपी जो है वो बैकफुट पर होती हुई नजर आ रही है, खासकर कृषि कानून के मुद्दे पर। अगर मैं कृषि कानून बिल वापसी की बात करूं तो वो हम सभी जानते हैं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा वोट बैंक जी था किसानों का, जो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब के किसानों पर खासा असर डालने वाला था। तो उसको देखते हुए जो सरकार ने किसान कृषि कानून बिल था उसको वापस ले लिया। लेकिन जो किसानों जी की जो दूसरी मांग है, अगर मैं पहले बात करूं एमएसपी की, तो हरियाणा सरकार ने दलील दी कि एमएसपी को लेकर के एक समिति गठित कर दी गई है जो एमएसपी पर आगे काम कर रही है और सरकार भी इसमें आगे बढ़ करके हिस्सा ले रही है और जो एमएसपी जी पर गारंटी का कानून है उस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेगी। लेकिन जी जी जो एक भरोसा होता है किसान संयुक्त मोर्चा या फिर जो दूसरे किसान नेता है, उनका ये कहना है कि हमें भरोसा नहीं रहा सरकार पे। तो ये जो जी भरोसा है, भरोसे की वजह से अब आंदोलन रखा हुआ है। किसान चाहते हैं कि जो भी चीजें हैं वो लिखित में हो जाए और तुरंत हो जाए, उसके बाद हम दिल्ली के जो बॉर्डर है वो खाली करने के लिए तैयार है और सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हम पिछले 1 साल से भी ज्यादा लंबे समय से जो चला रहे हैं उसको भी खत्म कर देंगे। वहीं अगर हरियाणा सरकार की मैं बात करूं, उन्होंने अपनी बैठक में तर्क दिया कि जितने भी किसानों की मौत हुई थी उसमें से ज्यादातर जो किसान थे वो काफी बुजुर्ग जी थे, तो फिर नौकरी का क्या फायदा। लेकिन जिन किसानों की मौत हुई और जिनकी आयु नहीं थी, उम्र नहीं थी, वो बुजुर्ग नहीं थे, उनको तो हक बनता है कि वो उनके घर में किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। अगर मैं बात करूं बुजुर्गों की, क्या पता उन बुजुर्गों की मौत सिर्फ किसान आंदोलन की वजह से हुई, वो कोई एक मतलब एक पैनिक नहीं था, वो कोई एक ऐसा मामला नहीं बना था कि उनकी मौत अचानक से हो गई। किसान आंदोलन के अंदर उनकी मौत हुई है, चाहे वो किसी भी वजह से हुई। कई किसानों ने ठंड के दौरान मौत का सामना करा, कई बेशक किसान ऐसे थे जिन्होंने जी आंदोलन के सामने
मौत का सामना करे। तो ऐसे तमाम ऐसे किसान हैं जिन्होंने मतलब अपनी जान गंवाई किसान आंदोलन के दौरान। तो मुझे बेशक लगता है विशाल, कि हम देखते हैं जिस तरह सरकार ने अपना तर्क दिया कि जो बुजुर्ग किसान हैं, किसान जो होता है, हमने जिस तरह से गांवों का माहौल देखा है, हमने आपने कई ग्राउंड रिपोर्ट कवर करी, उसमें माहौल जो देखा तो उसमें हमने देखा कि कितना भी बुजुर्ग हो जाए लेकिन वो खेती से इतनी तो इनकम कर लेता है कि जी उसका घर का खर्चा चल जाए। अब कोई बिल्कुल सरकारी नौकरी की मांग बस इसलिए की जा रही है कि जो इनकम जितनी वो एक एक आय का स्रोत था जो उसकी खेती, अब वो नहीं कर पाएगा, उसके बिल्कुल घर में वो वो शख्स नहीं कर नहीं पाए रहा है, बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी। अब इसलिए किसान संगठनों ने ये तर्क रखा, लेकिन सरकार ने बेबुनियाद तरीके से उसको खारिज कर दिया। जी। एक तरफ तो अगर मैं दूसरे राज्यों की बात करूं, वहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, वो ये कहने में लगी हुई है कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दे दी, बेरोजगारी को मिटा दिया है, बेरोजगारी प्रदेश में अब हम्म। खत्म होती जा रही है। लेकिन जब किसान बात करते हैं कि जिन शहीद किसानों के बेटे या उनके घर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए तो उसमें देने में हर्ज क्या है। अगर मैं नौकरी की बात करूं तो आपने बिल्कुल सही बोला कि हम तमाम ग्राउंड कवरेज कर चुके हैं। तब ऐसे किसान हमें मिले जो काफी बुजुर्ग है वो, लेकिन आज भी खेती कर रहे हैं। क्या पता वो खेती जी। इसलिए कर रहे हो कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक सरकारी नौकरी दिलवा सके, लेकिन अब वो नहीं है। तो अब उनकी जगह जी। किसानी खेती कौन करेगा? क्या अगर जो पढ़ा लिखा बेटा है या उनका घर का कोई भी सदस्य अगर वो खेती करने लग जाएगा तो फिर वो पढ़ाई लिखाई हो या फिर सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त कर सकेगा? तो सरकार को जी। कहीं ना कहीं अब ये चीजें सोचनी चाहिए। और सिर्फ जो सरकार का जो आगे से रवैया रहा है कि सिर्फ हम कर देंगे, तो किसान मोर्चा इस चीज से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है कि सिर्फ बोल देने से काम नहीं होगा। आप लिखित में जी। जी कीजिए, आप बिल्कुल। हमें पुख्ता सबूत दीजिए कि हाँ आप ये काम कर रहे हैं, आप ये इस चीज पर काम शुरू हो चुका है सरकार की तरफ से। तो हम दिल्ली के जितने भी बॉर्डर है, जो तमाम बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरीपुर बॉर्डर हो, तो इन सबको हम खाली कर देंगे। तो इसी तरीके से जो किसान संगठन है, बातचीत के बाद चडूनी जी ने खुद बोला कि ये बातचीत बिल्कुल विफल रही है और इसमें किसी भी तरीके का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। बेशक विशाल, ये तो तय मान करके चलें कि जब तक सरकार ये मांग नहीं मानेगी किसान संगठनों की, तो किसान तो हटने वाला नहीं है, ये बिल्कुल तय है। और हम पिछले 1 साल में देख चुके हैं जिस तरह की सरकार से संगठन बात कर रहे थे और वो वार्ता विफल रही। ये बात भी जो कल 4 घंटे बैठक चली है उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और बेनतीजा होकर के किसान संगठन वापस आ गए। आज भी ये चर्चा होनी है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको सरकार का थोड़ा सा? क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार जब प्रधानमंत्री झुक गए, पीछे आ गए, जो कृषि मंत्री हैं वो पीछे आ गए, तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा सरकार को ये मांगे तो माननी पड़ेगी, मुझे लग रहा है, जब तक किसान वापस नहीं जाने वाला। हरियाणा सरकार पहल इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी की एक रणनीति है। वो रणनीति ये है कि जो आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसको ध्यान में जी। रखते हुए हरियाणा से एक शुरुआत की जा रही है। अगर हरियाणा से हम्म। शुरुआत अगर एक अच्छी बेहतर रहती है तो वो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या पंजाब हो, वहां के किसानों को भी सरकार आसानी से मना सकती है। लेकिन अगर जी। ये एक्सपेरिमेंट अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश से शुरू करती है, राकेश टिकैत के सामने शुरू करती है, तो मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए एक बैकफुट पर जाने का एक दूसरा झटका होगा। इसलिए वो उत्तर प्रदेश में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रही। वो हरियाणा में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट इसलिए करी क्योंकि हरियाणा में अभी कोई चुनाव नहीं है अभी हाल फिलहाल में। तो इसलिए एक जी। कोशिश है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ बिल्कुल से, बिल्कुल। कि हरियाणा में एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लिया जाता है कि अगर किसान मान जाते हैं तो जो तमाम 3 राज्य हैं जहां पर किसानों की एक बहुत बड़ी वोट बैंक है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या पंजाब हो, तो जी। वहां पर भी आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ किसानों का तो एक बहाना है, लेकिन निशाना सिर्फ एक जो चुनाव है आने वाला वही है। और उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आज पिछले 1 साल से इतनी सक्रिय नहीं थी चुनाव किसानों के मुद्दे पे, लेकिन आज जब महज 2 महीने से भी कम का समय रह गया है चुनाव में, तो अब बीजेपी किसानों के मुद्दे में आए दिन बैठकें कर रही है, आए दिन किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे बातचीत कर रही है, आए दिन प्रतिनिधि मंडल जो है उनके नाम मंगा रही है, और जो एमएसपी पर गारंटी का कानून बनना है उस पर भी समिति गठित कर दी। मतलब पिछले दिनों से अगर मैं बात करूं, जब से कृषि कानून बिल वापस लिया गया और उपचुनाव के बाद से, उपचुनाव जी। जो भी हुए, हमने बीजेपी का एक करारी हार होते हुए देखा, बीजेपी को एक करारा जी। जी। झटका जी। मिलते विशाल। हुए देखा। तो उसके बाद से वो कहीं ना कहीं अब समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और पंजाब हो, इन 3 राज्यों में हाल फिलहाल में जो किसान संगठन थे, हाल फिलहाल में जो किसान आंदोलन था, एक बहुत बड़ा महत्व रखने वाला है। इसी वजह से जो है सरकार अभी किसानों के मुद्दे पे काफी मतलब अहम रोल निभाते हुए नजर आ रही है उज्जवल। जी। विशाल, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि ये एक पहल जो मुझे लग रहा है केंद्र सरकार करवा रही है हरियाणा सरकार की तरफ से। अब इस पे देखना ये होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव 22 में लगे हुए हैं, पंजाब में भी चुनाव लगे हुए हैं, और ये पंजाब और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनमें कृषि क्षेत्र ज्यादा है, सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश
क्योंकि अभी लखीमपुर वाला जब केस हुआ तो उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों में बहुत रोष है, किसानों में बहुत गुस्सा है। ये बात तय है कि इनके कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर किसानों से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने ये बहुत ठीक बात कही कि कहीं ना कहीं एक पहल की जाएगी, लेकिन अगर ये पहल विफल रही, इसमें कुछ रणनीति नहीं सरकार कामयाब हो पाई, तो मुझे लग रहा है ये बहुत बुरा असर उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में डालने वाली है। हमें उज्जवल ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी किसान हो, पूरे भारत में कहीं का भी किसान हो, भले ही सरकार किसानों के मुद्दे पर कितनी ही नरम होती हुई नजर आ जाए, कितनी ही बैकफुट पर होती हुई नजर आ जाए, लेकिन जब तक अजय कुमार मिश्रा का, जब तक टेनी जी का बर्खास्तगी नहीं होती सरकार की तरफ से, राज्य मंत्री से उनको बर्खास्त नहीं किया जाता उनके पद से, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान है वो संतुष्ट हो पाएगा। सरकार अगर सोचे कि हम तमाम जो किसान हैं उनको समझाने में एक कोशिश करते हैं, जितनी उनकी मांगे वो सब पूरी कर दे, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, क्योंकि तमाम किसान नेताओं से मैंने भी बात करी है, उन्होंने उनका साफ कहना है, किसान अगर इतना सरकार अगर इतना किसानों के बारे में सोच रही है तो फिर लखीमपुर मामला, लखीमपुर खीरी का मामला सरकार कैसे भूल जाती है कि वहां पर जो अभी तक उनकी मंत्री जी का जो पद है उससे इस्तीफा नहीं दिलवाया गया, उनको बर्खास्तगी नहीं की गई, तो इतनी मेहरबान क्यों है आखिरकार लखीमपुर मामले पे नरम क्यों नहीं हो रही सरकार। अगर मेरे को ऐसा लगता है अगर चुनावों से पहले अगर अजय कुमार मिश्रा की अगर बर्खास्तगी नहीं होती तो किसानों का जो एक आंदोलन है वो एक चुनाव में बीजेपी को काफी बैकफुट पर लाके खड़ा कर देगा। बेशक विशाल, और उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है पंजाब में भी बीजेपी अभी सियासी रणनीतियां बिठा नहीं पा रही, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा जोर पर है, और बीजेपी वहां भी जाएगी। लेकिन तब तक मुझे लग रहा है कि अगर इस आंदोलन को वापस लेने में रणनीति सफल ना हो पाई तो ये उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर वाला केस हुआ, किसान तो वापस जाने वाला नहीं, और ये किसान दशा और दिशा दोनों ही इस पार्टी की बदल देगा। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल ये हो जाएगा, जबकि चूंकि हम उत्तर प्रदेश के अब चुनावों की बात पे आ गए हैं, तो सबसे अहम ये हो जाएगा कि और जो राजनीतिक पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, ये किसानों को अपना हितैषी कैसे दिखाएंगे, किसान कैसे देखेगा कि ये हमारे हक की बात कर सकती है। उज्जवल, अगर मैं बात करूं तो सभी पार्टियों का जो मेन इनका जो टास्क है वो ये है कि चुनाव नजदीक आते ही जितनी भी पार्टियां थी सब किसान के मुद्दे पर मतलब काफी सक्रिय होती नजर आई। अगर आपको लखीमपुर मामला, खीरी का मामला अगर याद हो तो प्रियंका गांधी सबसे पहली ऐसी नेता थी जो मतलब प्रशासन से लड़ने के बावजूद और हिरासत में जाने के बाद भी लखीमपुर गई, राहुल गांधी हिरासत में होने के बाद भी लखीमपुर गई, जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता थे वो सभी वहां पर पहुंचे और उनसे मुलाकात करी। तो लखीमपुर मामले के बाद से ही जो चुनाव की सक्रियता थी वो हमें नेताओं में देखने को मिली, चाहे वो आरएलडी की तरफ से हो, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, चाहे बीएसपी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो। बीजेपी का एक भी नेता लखीमपुर जाकर, आज भी लखीमपुर जाकर के बात करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी को ये अच्छे तरीके से पता है कि लखीमपुर का मामला किसान अभी तक नहीं भूले, पूरा उत्तर प्रदेश अभी तक लखीमपुर का मामला जो है वो अभी तक नहीं भूला। तो वहीं बाहर संसद के बाहर किसान नेताओं का कहना था कि विपक्ष सिर्फ अपनी भूमिका बनाने का काम कर रहा है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं सिर्फ चर्चा की बात करूं, किसान बिल वापस तो हो गया, कृषि कानून बिल तीनों, लेकिन उस पर चर्चा नहीं, ये चीज भी किसानों के दिमाग में है कि उस पर चर्चा नहीं की गई, क्योंकि सरकार बैकफुट पर आती हुई लगातार नजर आ रही है। बेशक, और किसानों की ये पूरी कोशिश रहेगी कि वो अपनी मांगों को मंगवाएं, लेकिन सरकार की ये रहेगी कि वो ऐसे प्रेजेंट ना हो जनता के सामने, पब्लिक के सामने कि सरकार झुकी है, क्योंकि कोई भी सरकार सत्ता में होती है तो वो झुकना बिल्कुल नहीं चाहेगी। वो अभी तक प्रेजेंट कर रहे थे कि हम 1-1.5 साल से जो बिल ला रहे हैं आपकी भलाई के लिए है, लेकिन अब बिल वापस किए, तो वो भी ऐसे दिखाया कि कुछ किसानों को हम नहीं समझा पाए, फिर बिल वापस किया। और ये रणनीति के तहत था कि हरियाणा में इसको प्रेजेंट किया गया और किसान संगठनों से बात करने की कोशिश की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में ये रिस्कफुल है, और अगर किसान संगठनों से बात करते हैं तो उनकी जाहिर तौर से सबको पता है कि मांगे क्या हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, अब हमारे साथ जुड़े, आगे की इसमें कोई भी अपडेट होगी तो आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मुझे, शुक्रिया।